हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको सियासी जो वाकयात होते हैं उसके बारे में और उसके अलावा भी जो समाज में और बहुत कुछ हो रहा है उसको भी समझने समझाने के लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं उसे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा सा सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं उससे जरा हट करके भी कुछ इंटरव्यूज आप तक पहुंचाता हूं। आज उसी किस्म का एक खास प्रोग्राम है। मेरे खास मेहमान हैं इस वक्त जाने माने राइटर सैयद उबैदुर रहमान साहब, जिन्होंने जर्नलिज्म से शुरुआत की, जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। किताबें बहुत ही अहम हैं आज के इस दौर में, जब हम हर तरफ मुसलमानों से नफरत की बात, नफरत बढ़ाने वाले काफी शब्दोमत के साथ एग्रेसिव तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ लोग हैं जिनमें सैयद उबैदुर रहमान भी हैं, जो मुसलमानों के हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूशन, खासतौर पर आज़ादी में कंट्रीब्यूशन और उसके अलावा जो मुस्लिम हुकूमतें रही हैं उनके बारे में भी जरा गहराई से तारीख को लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत ही अहम काम इसलिए है कि जब कहीं तारीख को मिटाने की कोशिशें हो रही हों उस वक्त सही हिस्ट्री, सही तारीख लोगों के सामने पेश करना, वो एक तरह से आंखें खोलने का काम है और एक तरह से वो जो एक साजिश है, बड़ी साजिश, उसमें से किसी हद तक जितना मुमकिन हो उतना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सही रास्ते में, जो मुल्क के लिए बेहतर है। इस तरह की किताबें हैं। अभी जो सबसे ताजा किताब अभी आई है वो फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये किताब है, अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है। इसके अलावा आपने बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, फिर उसके अलावा उलमा रोल इन फ्रीडम मूवमेंट और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, ये किताब आपने सबसे पहले 2018 में लिखी थी। आखिर क्या कुछ है इन किताबों में, क्या कुछ है मकसद इन किताबों को लिखने का, ये सब हम आइए जानते हैं सैयद उबैदुर रहमान साहब से। उबैदुर रहमान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि देखिए, एक बड़ी अजीब सूरत हाल है मुल्क की, जबकि मुसलसल नफरत बढ़ाने वाले इस हद तक ढीठ हो गए हों, जब गोली मारो तक की बात कही जा रही हो, उसमें आप मुसलमानों के रोल के बारे में कि इस मुल्क को बनाने में मुसलमानों का क्या रोल रहा है वो आप याद दिला रहे हैं। और मुझे जैसा कि मालूम हुआ है वो ये कि आपकी किताबें बहुत लोग बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। क्या कुछ है, पहले बताइए आखिरी किताब, और आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ है आपके जहन में, क्या ट्रिगरिंग फोर्स जिसे कह सकते हैं वो क्या है, बताइए आप। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब कि आपने बुलाया अपने इस प्रोग्राम में। हम जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी हमारे मुल्क में जो नैरेटिव चल रहा है वो नैरेटिव ये है कि एवरीथिंग इज माइनस मुस्लिम्स। मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, मुसलमान कहीं विजिबल नहीं है और मुसलमान कहीं विजिबल होना नहीं चाहिए। तो एक तो ये कि हम जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव से मुतमईन रहें, हम खामोश बैठे रहें, देखते रहें हाथ पर हाथ धरे हुए क्या हो रहा है और कोई रिएक्शन ना दें। तो बाय एंड लार्ज तो यही हमारा एटीट्यूड तकरीबन दिख रहा है। हमारे यहाँ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हों। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम एक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट हो कि मुसलमानों ने क्या काम किया उस काम से अपने लोगों को या मुल्क के अवाम को हम उनको शोकेस कर सकें, ऐसा काम कि नहीं, मुसलमानों ने भी काम किया है, हमारे लोगों का भी किरदार रहा है मुल्क की आज़ादी में। ना सिर्फ ये किरदार रहा है मुल्क की आज़ादी में, बल्कि हमारा फैसला कुन किरदार रहा है और हमारे उस फैसला कुन किरदार की अदम मौजूदगी में मुल्क की आज़ादी गैर मुमकिन थी। तो हमें असर्ट करना पड़ेगा और मुस्तकिल ऐसे लिटरेचर को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे जो हम कहना चाहते हैं वो बात वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने आ सके।
देखिए अभी एक एफर्ट है वो ये कि रिराइटिंग ऑफ हिस्ट्री को, अभी कुछ दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि गवर्नमेंट जो है वो हिस्ट्री राइट नहीं कर रही। लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट का एक इदारा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उस हिस्टोरिकल रिसर्च का उसका एक सेक्रेटरी है, वो ये कहता है कि मुल्क में जो मुस्लिम जो डायनेस्टीज थी वो हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है। तो अगर हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है तो किसका हिस्सा है? उसी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की एक एग्जीबिशन हुई यहाँ पर, जो मिडीवल पीरियड में जो सल्तनतें थी, जो एम्पायर्स थी, जो हुकूमतें थी, उसका एक इंट्रोडक्टरी उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया था। उस एग्जीबिशन में एक भी मुस्लिम डायनेस्टी का, यानी आप देखें मिडीवल जो इंडियन हिस्ट्री है वो पूरी इट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम डायनेस्टीज, मुस्लिम्स। पूरे ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर आप देखें जो भी बड़ी जगह हैं वहां पर मुसलमानों की हुकूमतें थी, और वो डिस्क्रिमिनेटरी हुकूमतें नहीं थी। मुसलमान हुकूमत हो या हिंदू हुकूमत हो, इनमें क्या एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था? नहीं था। वो दे यूज्ड टू रन देयर गवर्नमेंट्स एज द टाइम डिमांडेड। आप देखें जैसे विजयनगर की हुकूमत थी, विजयनगर की हुकूमत में भी एक पर्शियनेट एम्पायर थी, यानी था उसका बादशाह हिंदू बादशाह था। विजयनगर की किंगडम हिंदू किंगडम थी, लेकिन वो क्या डिस्क्रिमिनेशन था? नहीं। उनके फौज में मुसलमान होते थे, उनके जो बादशाह था उसके खुद महल में कुरान रखा हुआ था, जहां पर जो मुसलमान जो उसके वो थे वो उस पर हल्फ उठाते थे उस कुरान पर। उनके जो पाया तख्त था, जो कैपिटल था, उसमें बड़ी मस्जिद, आलीशान मस्जिद बनी हुई थी जहां पर मुसलमानों की नमाज पढ़ने का और उसका इंतजाम था। आपस में बीजापुर और इसमें जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर, इन दोनों में उनके इख्तलाफात के बावजूद भी शादी ब्याह लेन देन सबके वो क्या नाम उसका पूरा उनके रिलेशंस थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान सल्तनत थी तो वो दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी किंगडम, इफ दैट वाज अ हिंदू दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी किंगडम। ऐसा नहीं था। वो उस वक्त के लिहाज से, अगर हम उसको इस वक्त के लिहाज से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे मिडीवल पीरियड को, तो हम बिल्कुल फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। वो अलग जमाना था, ये अलग जमाना है। उस जमाने में ह्यूमन राइट्स का आप उसका तस्वुर ही नहीं था। औरतों की तालीम के बारे में आप कहें कि उस जमाने में औरतों की तालीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, उस जमाने में तालीम ही के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये हम अगर उसको अपने जमाने के लिहाज से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे उन चीजों को, तो आप बहुत खसारे में रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की हुकूमत थी और उसको इस वजह से वो इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, दैट इज कंप्लीटली रबिश, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ यानी कंप्लीट फाल्सूट। मुसलमानों की हुकूमतों में भी हिंदू शुरू से काम करते रहे। आप देखें कि मुगलों की हुकूमत, यहाँ तक कि औरंगजेब की हुकूमत में, जिसके खिलाफ ये लोग हमेशा मुस्तकिल एक कैंपेन चलाए रहते हैं औरंगजेब के खिलाफ, उसकी हुकूमत में भी, औरंगजेब की हुकूमत में भी आप देखें कि जो इनके जो बड़े बड़े जितने जनरल्स थे, यानी जो शिवाजी के खिलाफ जिन्होंने जंग लड़ी थी, क्या वो मुसलमान थे? वो हिंदू थे बिल्कुल। फिर दूसरे इनके शुरू से बिल्कुल बुनियादी तौर पर आप देखें बहमनीज का भी जो पहला रेवेन्यू जो लोग देखते थे वो सारे हिंदू थे। मुगलों का भी देखते थे, यानी औरंगजेब के भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो सारे हिंदू थे। तो ये कहना कि भाई वो हिंदू किंगडम थी या नहीं थी, वो बिल्कुल रबिश है। ये कोशिश है कि किस तरह डिवाइड किया जाए लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए। और दूसरे ये कि बड़े जो सही इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी कंसर्टेड एफर्ट्स होनी चाहिए जिससे एक तो ये कि इस डिवाइड को खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। दूसरा ये कि मुसलमानों का जो कैरेक्टर रहा है, जो रोल रहा है, उसको सही अंदाज में मुल्क के सामने वो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो जो ये करना चाह रहे हैं, जो नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव में कामयाब हो जाएंगे। और ये हमें पता है कि नैरेटिव बिल्कुल गलत था, तो इसके खिलाफ उसका सद्देबाब करना चाहिए और उस एफर्ट्स होनी चाहिए कि ये चीज जो है उसको सही अंदाज से उसको काउंटर किया जा सके। अच्छा, आपने देखिए ये एक जिसे कहते हैं मुश्किल रास्ता है, एक वो काम जिसका आपने इशारा दिया कि कोई इंस्टीट्यूशनल एफर्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होना चाहिए। जाहिर है, देखिए
कोई भी इंडिविजुअल काम करता है, ये बात अपनी जगह सही है कि कुछ लोग इंडिविजुअल ही एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं अपने काम के नतीजे में, लेकिन ये बात भी सही है कि एक इंसान बहरहाल आज है जो कल नहीं रहेगा। रेगुलर काम हो, उसी को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं, ताकि उस काम में कंसिस्टेंसी हो, आगे बढ़ता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज या बिल्कुल एक इंसान की अगर मैं मिसाल दूं कि वो 10वीं क्लास तक पढ़ा और बस वहां बात खत्म हो गई, उसके बाद आगे भी क्लासेस होती हैं, आगे भी तरक्की होती है। तो मुल्क में सोच तरक्की करे, आगे बढ़े। आपने मिसाल के तौर पर 2-4 किताबें लिखी, शायद हो सकता है 2-4 किताबें और लिखें। हर आदमी की लिमिटेशंस होती हैं। मैं जो काम कर रहा हूं आज हूं, कल नहीं करूंगा। ये एक बड़ी कमजोरी की बात आपने बताई, इशारा दिया कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो होना चाहिए काम का वो नहीं है। अब दूसरी बात ये कि जो बात कही जा रही है नफरत बढ़ाने वालों की तरफ से, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल जीरो करके पेश किया जा रहा है, क्या पहली स्टेज में नफरत भरी, उसके बाद हिंदू मुसलमान हर चीज में लाने की कोशिश की जा रही है, ये स्टेज 2 है? क्या किस तरह से, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और अपने दर्शकों को भी, जिसमें सभी मजहब के लोग हमारा चैनल देखते हैं, क्या ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव हर बात में हमें सोचना चाहिए, या किसी भी हुकूमत को हुकूमत की तरह से ही देखना चाहिए? हाकिम होता है, बादशाह होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर उसको एक हमेशा तो कोई मोदी नहीं होता था, हमेशा तो कोई आरएसएस हुकूमत नहीं करती थी। अब से पहले कांग्रेस की हुकूमतें देखी हैं, बहुत सी हुकूमतें। मेरा मकसद ये कहने का नहीं है, लेकिन ये कि अगर सरकार ही नफरत को प्रमोट कर रही हो, ऐसे वक्त में सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से ही हर चीज देखी जाए, उससे कैसे बचा जाए और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है आपका जो है, और काफी इसके फार रीचिंग इसके इम्प्लीकेशंस है जो हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेबी स्टेप्स जो हैं सही डायरेक्शंस में हो तो उसका भी फायदा होता है। यानी कोई हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके मुकाबले में मोहब्बत का चिराग जलाने की कोशिश करें। चिराग की लौ हो सकता है धीमी हो, लगे कि वो जो है बंद हो जाएगा, हवा तेज है, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रिगर ऐसा हो कि दूसरे लोग भी वहां पर चिराग ला के जलाने लगे। तो कहने का मतलब ये कि हमें अपना काम करना चाहिए। हमें चाहे एडवर्स हालात हो, पहले भी देखें जब हालात ठीक थे मुल्क में या इतने खराब नहीं थे, उस वक्त भी मुसलमानों ने कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया जो इस काम को करता, तारीख को प्रिजर्व करने की कोशिश करता। देखिए, प्रिजर्व करने का काम जो है ये मुस्तकिल है, ऐसा नहीं है कि ये एक बार आपने एक किताब लिख दी और वो खत्म हो गई। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप बहरहाल एक इंडिविजुअल हैं, तो ये क्यों जो हमारे बड़े इदारे या जमातें या उस किस्म के, उनके अंदर वो सलीका कब आएगा, क्या होगा कि वो अपने यहाँ बाकायदा एक सेक्शन कायम कर दें, कुछ लोगों से काम कराएं, कुछ लोगों को, यानी बेमकसद कोई इदारे अगर हों तो उसका क्या फायदा है? देखिए काज़मी साहब, जो आपके दिल में जो दर्द है ना, वो उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। हमारा काम जो है, जो हम कर सकते हैं वो करना है। अभी मेरा अपना जो प्लान है वो ये कि मिडीवल इंडियन हिस्ट्री को इंशाल्लाह 5-6 वॉल्यूम में उसको मैं मुकम्मल कर दूंगा अगले 5-6-7 सालों में। और ये किताब जो है फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, वो उसका पहला वॉल्यूम है। दूसरा वॉल्यूम में इंशाल्लाह गुजरात, खानदेश और मालवा की सल्तनत के बारे में उसमें उसकी हिस्ट्री इंशाल्लाह होगी। उसके बाद बंगाल और शर्की सल्तनत होगी, उसके बाद कश्मीर, फिर जो दूसरी रियासतें थी उन मुल्क में, और उसके बाद आखिर में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल सल्तनत को इंशाल्लाह उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक ने कुरान में कह रखा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको इंस्टीट्यूशनल तर्ज पर इंशाल्लाह इसको बनाया जाए, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम एक ऐसा छोटा सा इंस्टीट्यूशन जो तैयार कर देंगे जो इसको बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि जो मुस्लिम इदारे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में एक्चुअली वो तो इदारे वही जवाब दे पाएंगे कि करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा काबिल जिक्र काम तो बाकायदा उन लोगों ने नहीं किया है
जो वो कर सकते हैं। आप देखें हमारे इदारे हैं, वो छोटे इदारे भी, उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं। और एक किताब इस तरह का, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने कहा है कि वो अगले 7-8 साल में 13-14 वॉल्यूम में पूरी मिडिवल हिस्ट्री को, जिसको वो हिंदू मिडिवल हिस्ट्री को प्रमोट करेंगे, और उसमें से मुसलमानों को तकरीबन एक्सक्लूड कर देंगे, तकरीबन नहीं, एक्सक्लूड पूरा कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन उन्होंने 100 लोगों को, उन्होंने 100 हिस्टोरियंस को एम्प्लॉय किया है इस काम के लिए। उसको 13-14 वॉल्यूम में, 12 से 14 वॉल्यूम में उसको वो पूरा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उसमें वो जो एंग्लिसाइज जो सोर्सेज है, यानी इंग्लिश सोर्सेज और पर्शियन सोर्सेज, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो रीजनल जुबानों में जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कहानियां अवेलेबल हैं, उनको ही वो उसको डिटेल करके उन्हीं को हिस्ट्री की शक्ल में पेश किया जाएगा। मैं अभी देख रहा था आज के अखबार में, वो पार्लियामेंट में कोई एक म्यूजियम बनाया है जिसका जिक्र है कि 5000 कुछ आइटम्स रखे हैं, 5000 सालों की हिस्ट्री पेश की जाए। देखिए, मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, किसी ये नहीं कहता कि वो गलत है या ये गलत है, लेकिन एक साइंटिफिक हिस्टोरिकल दिमाग रखने वाले के सामने पहले ही एक बड़ा सवाल आ जाता है जब ये कहा जाता है कि हजारों वर्ष पुरानी बात है। अब कहीं कोई साल आप बता सको तो बता दो यार कि ये हजारों वर्ष पुरानी बात, ये कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ देखिए, इस्लाम में बाकायदा इतने साल पुराने वाकया है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, निशानात हैं, वो अपनी जगह है। खैर, मैं अपनी बहस उस तरफ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अब ये बताइए कि आपने एक तरह से ये बताया कि ICHR जो काम कर रही है मुसलमानों को भुलाने का, उसकी हकीकत, सच्चाई आप कोशिश कर रहे हैं लाने की। वो एक तरह से अगर जदीद अंदाज में सोचा जाए कि एक नैरेटिव, एक काउंटर नैरेटिव, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको आप कर रहे हैं। इसमें जो रिसोर्सेज होती हैं इंफॉर्मेशन की, सोर्सेज माफ कीजिएगा, वो किस तरह से, कहां से आप इकट्ठी करते हैं, क्या होता है, रेफरेंसेस आप देते हैं, क्या तरीका आपने अपनाया किताबों में? देखिए, जो इस किताब में 60 पेजेस में रेफरेंसेस हैं, तकरीबन 1700 रेफरेंसेस हैं, तो तकरीबन सैकड़ों किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है किताब का, अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च का वो मेंटेन किया जाता है। और आप देखें कि इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी अच्छी किताब लिखता है तो पहले एक्सपर्ट्स को भेजता है किताब रिव्यू करने के लिए। तो मैंने हिस्टोरियंस को भी भेजा और जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी भेजा, और उनके उसमें रिव्यूज है इसमें किताब में, किताब के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह सबके। तो लेकिन असल में मैं जो आपने बात कही ना, वो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं किसी को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो एक मामूली सी कोशिश है कि किसी तरह हम इस चीज को, अपनी हिस्ट्री को सही लैंग्वेज में, आम जुबान में, आम फहम जुबान में लोगों को सामने पेश कर सके। मैं कोई बहुत बड़ा काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ICHR को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। भाई, ये तो सूरज को आईना दिखाने की वो होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े इदारे हैं और हम जस्ट स्मॉल फिश। नहीं, इदारे बड़े हों और मकसद उल्टा हो तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। देखिए, हिस्ट्री को अगर तोड़ मरोड़ करके पेश करने के लिए हुकूमत काम कर रही हो, मुझे याद आ रहा है कि इस तरह का काम अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में भी हुआ है। तारीख को तोड़ मरोड़ करके किस किस तरह से पेश किया गया, मैं उसमें भी नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आप अगर रेफरेंसेस के साथ, आप अगर मजबूती से अपनी बात सबूतों के साथ पेश कर रहे हैं तो आपकी बात में बहरहाल दम होगा। अब माँ बच्चे को सुलाने के लिए कहानी शुरू करती है, उसे खुद पता नहीं होता कहानी कहाँ खत्म होगी, बच्चा सो जाता है तो वो भी चुप हो जाती है। तो अगर इस किस्म की कोई चीज तारीख की शक्ल में आने वाली नस्लों को पेश की जाएगी, जो ये कह दे कि हमारे यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी थी, गणेश की तस्वीर आप देख लो, तो इस तरह से अगर नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए हिस्ट्री सिखाई जाएगी तो नतीजा क्या होगा? देखिए, सिर्फ हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं सिखाई जा रही। ये तो देखिए, जहां भी एक
दूसरी चीजों में भी यही हमारे यहाँ वो है, तालीम के मैदान में भी जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ हर चीज जो है, इंटरनेट हमारे यहाँ 1000 साल पहले था, जहाज एयरक्राफ्ट जो थे वो 10,000 पहले थे, साल पहले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली वो जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम और वो जो कर रहे हैं वो नया काम नहीं कर रहे। रिसर्च हिस्ट्री में उनका काम जो है, आप देखें उनके इदारे अभी से नहीं है, बहुत पहले से मसरूफ अमल है, बहुत पहले से काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। हमारा काम ये है कि हम जो काम कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए, अगर हमें लोगों को रखना पड़े हिस्ट्री को, आप एक्चुअली क्या पुराने जमाने की जो हिस्ट्री, आजकल हिस्ट्री एक नई चीज, नए जुबान में लोगों को सामने पेश की जा रही है। एक वो है जो हिस्टोरियंस, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस लिखते हैं, एक वो है जो पॉपुलर हिस्टोरियंस लिखते हैं। पॉपुलर हिस्ट्री और प्रोफेशनल हिस्ट्री दोनों अलग है, लेकिन आजकल दोनों में बहुत गलत मिलत हो गई। मैं जो आई एम नॉट हिस्टोरियन, मैं अपने आप को हिस्टोरियन नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं आई हैव नॉट बीन ट्रेड इन हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री में ट्रेन नहीं किया गया हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे विलियम डालरिम्पल है, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त नाम है, लेकिन उन्होंने कहीं से पीएचडी नहीं की है, कहीं से एमए भी नहीं किया हिस्ट्री में। दूसरे बहुत सारे लोग हैं अभी जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन आसान जुबान में हिस्ट्री को जो पहले लिखी गई है उसी को पेश कर रहे हैं। तो मैं भी उसी आसान जुबान में, और मेरी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर इसलिए हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साउथ में जहाँ भी लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं मुसलमान, वहाँ, बल्कि मेरी पहली किताब फॉरगॉटन, वो बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, वो 1 साल में उसकी 4 एडिशंस आए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 रिप्रिंट के लिए आए। ये बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से, क्योंकि लोगों को अपील कर रही है वो चीज। ये किताब जो फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, इसको भी तकरीबन इसका पहला एडिशन इंशाल्लाह खत्म होने वाला है, और ये मुझे लगता है हर एडिशन कितनी कॉपीज होती हैं तकरीबन? ये मत पूछिए आप, ये तो सीक्रेट है। अच्छा, ये ट्रेड सीक्रेट है। चलिए, मैं ये बिल्कुल, देखिए मुझे एक बात याद आई कि देखिए बचपन में जब हमने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, तो उस वक्त जब ग्रामर पढ़ा रहे थे और दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया कि सब कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मसलन दिन है तो सूरज निकलेगा, रात है तो चांद निकलेगा, अंधेरा होगा वगैरह। तो तकरीबन इसी तरह से मैं अखबारों की दुनिया के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कहता हूं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि कोई एडिटर अपने अखबार का सही सर्कुलेशन नहीं बताता, और ये बहरहाल खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो आपने कहा कि वो ट्रेड सीक्रेट है। खैर, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आने वाले वक्त में क्या आपकी कुछ किताबें उस रास्ते पर भी कुछ आप सोच रहे हैं कि समाज में जो नफरत बढ़ाई गई है, उस नफरत को कम करने के लिए तारीखी पस मंजर के साथ साथ क्या कुछ लोगों को बताना, कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो पहले आपने कहा वो ट्रेड सीक्रेट नहीं, वो मैंने टॉप सीक्रेट कहा था। जी जी, अच्छा चलिए ठीक है। अरे मामूली सी चीजें, कहाँ किताबें ज्यादा शाये होती हैं, बहुत ही कम तादाद। नहीं, आजकल तो किताबें पढ़ने का शौक नहीं है लोगों को, अब तो अखबार पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, मोबाइल पे आ गए। हाँ, कोविड की वजह से भी। देखिए क्या है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और आपको अंदाजा होगा कि जो आपके सामने परोसा जा रहा है, जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, वो असल में सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप मेरी किताबें पढ़ें या आपने किसी और की भी हिस्ट्री की जो आमतौर पर किताबें अवेलेबल हैं अब तक, उन किताबों की नहीं जो अभी लिखी जा रही हैं, जो पहले से मौजूद है, आप देखेंगे कि मुस्लिम फौजों में हिंदू जो है उसके सरदार हुआ करते थे, बादशाह मुसलमान है, उसके फौजी हिंदू हैं। तो ये कोई ये कॉम्बिनेशन तो हमेशा रहा, ये शुरू से रहा है। और हर, यानी आप देखें किसी को भी, आप अलाउद्दीन खिलजी को देखें या मोहम्मद बिन तुगलक को देखें या बाबर को देखें, बाबर के बाद जो लोग रहे हैं, या फिर इलाकाई जो उसमें जैसे बहमनी सल्तनत में देखें या कुतुब शाही में देखें, कुतुब शाही सल्तनत जो थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव सल्तनत थी। उसमें शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहते थे। और आप देखें जब औरंगजेब ने तकरीबन 8 महीने तक उसका जब मुहासरा किया, आखिर में जब खत्म होने वाली थी, सल्तनत खत्म हो रही थी, 8 महीने तक जब मुहासरा किया, तो उसमें
कोई ऐसी तशखीस नहीं थी कि कोई मुसलमान है, हिंदू है तो कोई साथ में चला जाए, शिया है, सुन्नी है, कोई पूरी फौज नहीं उसकी। यानी एक, मैं कह रहा हूँ कि कुतुब शाही के साथ कमजोरी ये थी, कुतुब शाही बादशाह मजबूत नहीं हुआ करते थे, उनके जनरल्स मजबूत हुआ करते थे, उनके जो वजीर हुआ करते थे वो मजबूत हुआ करते थे और वही चलाते थे। तो आखिर में जो मदन्ना जो था वो उनका मेन जनरल था, जब अबुल हसन का जो आखिरी जो बादशाह है कुतुब शाही बादशाह, उसमें शिया भी थे, मजहब उनका जो था, जो रिलीजियस या जो स्टेट जो मजहब था वो स्टेट मजहब उनका शिया था। सुन्नी थ्राइव कर रहे थे, हिंदू थ्राइव कर रहे थे, हिंदू आगे बढ़ रहे थे, मुसलमान आगे बढ़ रहे थे। आप देखें फिर जो आदिल शाही निजाम शाही सल्तनत जो है अहमदनगर की, मैं ये कहता हूँ कि मराठों को जो एक जमाने में एक आइडेंटिटी मिली, नई आइडेंटिटी मिली, उसमें उनका, यानी अगर निजाम शाही को आप निकाल दें तो मराठों को जो आइडेंटिटी, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी मिली एक जमाने में, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वो नहीं मिल पाती। यानी शिवाजी का जो फादर था, ही वाज मेन जनरल ऑफ निजाम शाही एम्पायर, निजाम शाही किंगडम। उसके बाद फिर वो बीजापुर सल्तनत का हिस्सा बन गए। और वो देखिए, ये तो इसको तो हमारे यहाँ जो डिवाइड करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान ये वो कर दिया, इसका हमारी सोसाइटी में कभी कोई इसकी कोई बुनियाद नहीं। अरे साहब, अब से 10, 12, 15 साल पहले तक भी उस तरह से कोई किसी को नहीं देखता था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। देखिए, मुसीबत कहाँ से शुरू हुई, जब खुद प्राइम मिनिस्टर ये कहे पब्लिकली टेलीविजन पे आकर के कि लोगों को लिबास से पहचानो, तो उसके बाद तो प्रॉब्लम बहरहाल बढ़ी है ना। तो ये लिबास से पहचानने वाली बात अगर हाईएस्ट ऑफिस में बैठा हुआ आदमी करेगा तो उसका असर समाज में होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस भारत में अब भी बड़ी तादाद हिंदुओं की अक्सरियत नफरत की तरफ अब भी उतनी नहीं है जैसा कि इन्होंने कोशिश की है। बहरहाल आपकी कोशिशें तारीख को सही पर्सपेक्टिव में रख करके उस नफरत को कुछ कम करा सकें, ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा। आखिर में अगर कुछ और खास बात अगर आप कहना चाहें कि क्या कुछ हो, क्या कुछ करें, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि काम करने वाला आदमी अपने कुछ टारगेट्स रखता है और उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। आपने अभी तक बहुत सी चीजें बता दी हैं कि आपके आगे आने वाले वॉल्यूम्स क्या हैं, लेकिन आप इस वक्त में लोगों को क्या मशवरे के तौर पर कहें, क्या कुछ हो, किस तरह से तारीख को प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को सही पर्सपेक्टिव में, जिनको जुस्तजू हो, वो मालूम कर सके? देखिए, अहम बात यह है कि हमें यह एहसास होना चाहिए कि हर चीज जो हमारे सामने परोसी जा रही है वो सही नहीं है। तो हम उसमें अपना जो हमारे, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाने में जो डिश हमें पसंद होती है उसको खाते हैं, तो उसी तरह हमें जो चीज भी हमारे सामने परोसी जाए हर चीज को सही समझने ना बैठ जाए। दूसरा ये कि कोई कोशिश करे कि हम हिस्ट्री को चेंज कर देंगे, तो ये असल में विशफुल थिंकिंग है, ये हो नहीं सकता। कोशिश लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने की कोशिश, मैं नाम नहीं लूंगा किन लोगों ने कोशिश की क्योंकि वो काफी सख्त हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हिस्ट्री को चेंज कर सकें। पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक ने बहुत कोशिश की कि वहां पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दें, तो उसका असर पाकिस्तान की सोसाइटी पर क्या हुआ वो हमें आज पता है कि पाकिस्तान किस कगार पर खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आगे जाए, तो एक इंक्लूसिव सोच जो हमारे मुल्क का खासा अभी से नहीं हजारों साल से रही है, उसी इंक्लूसिव सोच को हम आगे बढ़ाएं, उसको हम उसी को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरे ये कि जो चैलेंजेस अभी हैं ये टेम्परेरी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो हम ये सोचने लगे और ये डिसर्टेंड हो जाए कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना काम करते रहे जिस लेवल पर हैं, हम वही मोहब्बत और वही आशिकी की बात जो है वो उसको आगे बढ़ाते रहें जो हमारे मुल्क का खासा है, और हम उस कॉम्युनल जो क्वैगमायर है उसका शिकार ना हो जाए। तो हमें इस जो ब्लाइंड है ना, इस ब्लाइंड को निकाल फेंक कर हमें आगे बढ़कर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखें, उन चीजों का ख्याल रखें
और वी आर नॉट कैरीड अवे बाय इमोशंस। शॉर्ट टर्म जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस की वजह से हम कहीं जो सही पर्सपेक्टिव उसको हम भुला ना दें। इसका हमें हमेशा ख्याल ये बहुत ही अहम बात है। देखिए मैं आखिर में बताऊं कि एज ए जर्नलिस्ट हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब एक हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और उनको मैं आपको हर संडे उनकी बात दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक बात कही जब मेरी शुरुआत में मुलाकात हुई, कोई खबर आपके सामने आए उस पर शक करो। बिल्कुल सही। जब आप शक करेंगे तो रिसर्च का जो सोच, जो इनक्विजिटिवनेस है वो जिंदा रहेगी, आप हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। वही बात आपने तकरीबन कही कि जो कुछ आपके सामने परोसा जा रहा है उस पर यकीन ना कर लें, जुस्तजू करें, समझें, हकीकतों की तह तक जाएं। और आज जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैदा हुए लोग बेतुकी बात करते हैं, बात आज की करो, हजारों साल पुरानी बात कह देंगे, या नेहरू ने फला कर दिया, मोदी ने नहीं किया, मिसाल दे रहा हूं मैं। तो उस सब से बाहर निकल करके सही हकीकतों को समझें, हिस्ट्री को समझें, और आपसी भाईचारा, मोहब्बत, हर मजहब के लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यही एक तरह से भारत दुनिया भर में मिसाल रहा है। हम विदेशों में जाते हैं तो इसी बात को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इतने मजहबों के लोग एक साथ अमन के साथ रहते हैं। लेकिन अब मुल्क के हालात बदले हुए हैं, लेकिन वापस हमें उसी पर काम करने की जरूरत है कि मोहब्बत का चिराग जलाएं और लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, ऐसे हालात बनाएं। नफरत का जवाब नफरत से ना दें। समाज मोहब्बत से, मुल्क मोहब्बत से ही आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद उबैदुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।